हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में अब आप बात करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अगले टॉपिक की, दैट इज द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और डीके। सो ट्रस्ट मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब तक आप लोगों ने जितना भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हार्डली कोई क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन आ सकता है तो रेडियो एक्टिव डीके के ऊपर आ सकता है, जहां पे आपको पूछा जाएगा कि अगर अल्फा डीके हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या से क्या होगा, बीटा डीके हुआ तो न्यूक्लियस में क्या चेंज आएगा। वो थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। सो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या डीके से रिलेटेड। अब ये बेसिकली क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। सी मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं कर रहा, वजन की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। और मान लेते हैं कि यहाँ से ये पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होने वाले हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब ये अल्फा बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे और किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मान लेते हैं कि एक सेकेंड में, विद इन 1 सेकेंड, इन ब्लैक पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होकर रेड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए। मतलब जो न्यूक्लियस है, आई होप आपको पता होगा, जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो जो न्यूक्लियस होता है वो बदल जाता है, क्योंकि या तो अल्फा बीटा गामा कुछ भी निकलेगा तो न्यूक्लियर चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंज आता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास पार्टिकल मिलेंगे वो ब्लैक कलर के पार्टिकल कम हो गए हैं और न्यू पार्टिकल जिसको हम कहेंगे वो बढ़ गए हैं। जो न्यू न्यूक्लियाई होगा उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे, वो स्टेबल प्रोडक्ट होगा और ब्लैक वाला रेडियो एक्टिव होगा। अगर आप नॉर्मल केमिस्ट्री में देखो तो हम इसको रिएक्टेंट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ऐसा लिखते थे। अब अगली बार क्या होगा, अगले सेकंड में फिर से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ब्लैक पार्टिकल्स यहाँ पे कम बचे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक में से बहुत सारे तो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, तो कम पार्टिकल बचे हैं। तो ऑब्वियसली अब जो रेडियो एक्टिविटी होगी वो भी कम हो जाएगी। उसके बाद देखोगे तो और कम हो जाएगी। इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि अगर इनिशियली मेरे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल थे वो N0 थे, N0 रिप्रेजेंट इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एट एनी गिवन मोमेंट कितने पार्टिकल्स होंगे, जैसे अब कितने ब्लैक पार्टिकल्स हैं, अब कितने ब्लैक पार्टिकल्स यानी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं। तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कितने हैं एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, उसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, NT के साथ रिप्रेजेंट करोगे। किसी भी वक्त कितनी रेडियो एक्टिविटी होगी वो डिपेंड करता है कि ब्लैक पार्टिकल्स कितने हैं। इनडायरेक्टली वो डिपेंड करता है कि उस समय रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कितने हैं। भाई स्टार्ट में बहुत ज्यादा थे तो रेडियो एक्टिविटी ज्यादा होगी, फिर कम हो गए तो रेडियो एक्टिविटी कम हो जाएगी, बहुत कम हो गए तो रेडियो एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जिसको हम -dN/dt लिखेंगे, चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसमें नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, तो माइनस साइन वहां पे रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, यानी रेट डिक्रीज होगी वक्त के साथ, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि कितने पार्टिकल प्रेजेंट है उस वक्त। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओ तो यहां पर जो हमारे पास के आता है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के बाद इसको हम कहते हैं डीके कांस्टेंट। अगर आप नॉर्मल केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो इसको रेट कांस्टेंट कहा जाता है, स्पेसिफिक रेट कहा जाता है, हम डीके कांस्टेंट कहेंगे। तो -dN/dt विल बी इक्वल टू K इंटू NT। इस लॉ को या इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल रेट लॉ कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। अब अगर मुझे इंटीग्रेटेड रेट लॉ चाहिए, डिफरेंशियल रेट लॉ मुझे बताएगा कि इस वक्त कितना रेट ऑफ रिएक्शन है, इस वक्त कितना रेट ऑफ रिएक्शन है, पर मुझे पता करना है कि अगर मान लो स्टार्टिंग मैंने N0 सी की, 15 सेकंड के बाद अब बताओ कितना बचा, कितना रह गया, कितना वक्त लगा, समथिंग जो कि टाइम डिपेंडेंट हो, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, टाइम 0 से लेके टाइम T तक, जिस वक्त की आप बात कर रहे हो, कितने देर बाद की आप बात कर रहे हो, विल बी इक्वल टू K इंटू, अब K को इंटीग्रेट नहीं करते क्योंकि वो कांस्टेंट है, और माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर लेके आएंगे। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो मुझे आता है नेचुरल लॉग ऑफ n, क्योंकि dN/dt इज जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1/x dx। तो इसका जो आंसर मेरे पास निकल के आएगा वो कितना आता है, तो आंसर निकल के आएगा नेचुरल लॉग ऑफ n फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log of NT माइनस log of N0 विल बी टाइम T माइनस 0। तो यहाँ पर माइनस को जब अंदर लूंगा तो ये स्वाइप हो जाएगा, log of N0 माइनस, ये नेचुरल लॉग है, याद रखना नेचुरल लॉग का मतलब होता है log टू द बेस E। अगर मुझे इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये नेचुरल लॉग कहते हैं, इसको log टू द बेस E कहते हैं। इसका पावर, इसका जो बेस होता है वो E होता है, इसका बेस जो होता है वो 10 होता है। तब ये नेचुरल लॉग है। अब हम यहाँ लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, log A माइनस log B, तो log A/B हो जाएगा, N0/NT हो जाएगा, विल बी इक्वल टू KT। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको कंटिन्यूसली करूं आगे तो log टू द बेस E आएगा नेचुरल लॉग की जगह, और ये N0/NT बचेगा। अगर आप यहाँ से log हटाते हो तो ये पावर E रेज़ टू में चला जाएगा, तो N0/NT विल बी इक्वल टू E0 इंटू E रेज़ टू K इंटू T। अब ये डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है,
अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रही हो तो अलग बात है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये डेरिवेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है याद, आपको सिर्फ ये वाला इक्वेशन याद रखना है जो मैंने यहाँ बना दिया है। तो ये तो एक इक्वेशन हो गया। अगर इस इक्वेशन को मैं स्वाइप कर दूं, एन टी को ऊपर ले लूं, एन जीरो को नीचे ले लूं, तो ये ई रेस टू माइनस में चला जाएगा, क्योंकि रिवर्स करोगे तो ये भी रिवर्स में चला जाएगा। इस इक्वेशन को अगर मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, इस इक्वेशन को अगर मैं फर्दर यूज करूं, नेचुरल लॉग n0 बाय nt विल बी इक्वल टू kt, नेचुरल लॉग की जगह अगर मैं log टू द बेस 10 लगाता हूं तो 2.303 का मल्टीप्लीकेशन आएगा। अब मुझे कभी भी याद है केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था, हम कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो वो रेट कांस्टेंट के टर्म्स में होता है, डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट को अगर मैं वहीं पे रखूंगा तो टाइम मेरा यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ नीचे चला जाएगा, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम log टू द बेस 10 n0 बाय nt। यहाँ पे n0 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली कितने प्रेजेंट थे, nt का मतलब क्या होता है, किसी भी मोमेंट उसमें कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं। अब यहां से एक और स्टेटमेंट में लिख सकता हूं कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ऑल द न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं ना। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इस इक्वेशन के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। देखो n0 का मतलब क्या होता है, इनिशियली कितना था। अब मान लेते हैं इनिशियली 100% था, अगर मैं इस इक्वेशन में देखो तो 100% पार्टिकल्स हैं, कोई रेड पार्टिकल है ही नहीं। कुछ वक्त के बाद अब यहाँ पे ब्लैक पार्टिकल कितने हैं, कुछ परसेंटेज बचा होगा, 100 में से बहुत सारे पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होकर रेड हो गए और कुछ पार्टिकल्स ही अभी भी ब्लैक बचे हुए हैं। तो n0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 100%। याद रखना, जो आप n0 लिखते हो या तो आप उसकी जगह 100% लिख सकते हो, या बहुत सारी जगहों पे उसको a0 भी लिखा जाता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल, या 100%। अब nt का मतलब क्या होता है, कितना बच गया, कितना बच गया। nt का मतलब होता है परसेंटेज लेफ्ट। किसका परसेंटेज लेफ्ट, रेडियो एक्टिव पार्टिकल का कितना परसेंट बचा हुआ है। कितना परसेंट बच गया ये कैसे पता चलेगा, ओरिजिनल कितना था माइनस कितना परसेंट डीके हो गया, परसेंटेज डिसइंटीग्रेटेड। अब मुझे बताओ इनिशियल कितना परसेंट लेके चलते हैं, 100 माइनस परसेंटेज डीके। ये डीके या डिसइंटीग्रेटेड एक ही मतलब होता है। तो देखो भैया हमारे पास यहाँ दो फॉर्मूले बन सकते हैं। पहला, n0 की जगह 100% रखूं, कितना परसेंट रह गया, परसेंटेज लेफ्ट। दूसरा तरीका, n0 की जगह 100% रखूं, कितना परसेंट रह गया, तो कितना परसेंट था माइनस कितना परसेंट डिसइंटीग्रेट कर गया, दोनों को माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना परसेंट लेफ्ट है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको वो ये नहीं कहेंगे दिस मच परसेंट इज लेफ्ट, वो आपको कहेंगे 40% डीके, 40% डीके मतलब 60% लेफ्ट। तो nt कितना हो जाएगा, 60। nt का मतलब होता है कितना डीके नहीं हुआ, कितना बचा हुआ है। जो डीके हो गया उसको जाने दो, बचा कितना है उसको हम कहेंगे n एट एनी नंबर ऑफ टाइम। अब एक और बात, आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा है, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू वेट अपॉन मोलार वेट। अब भाई जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो क्या हम यहाँ वेट ले रहे हैं, क्या नहीं, हम यहाँ क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जब भी हमें बात करनी होगी तो हम नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में बात नहीं करेंगे, हम किसके टर्म्स में बात करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड हाउ डू यू कन्वर्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर मेरे को किसी का वजन दिया है, मैं कल को आपसे कहता हूँ 1 ग्राम रेडियम है, बताओ कितने पार्टिकल्स हैं, तो पहले 1 ग्राम रेडियम को मैं कन्वर्ट करूंगा मोल्स में और फिर उसको कन्वर्ट करूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। मोल कॉन्सेप्ट, पहले नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, वेट अपॉन मोलार वेट। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, जो नंबर ऑफ मोल्स आपको आया है उसको मोल एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमको जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, हम वजन नहीं रखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखेंगे। अब प्रॉब्लम एक और बड़ी बात है, क्या दिक्कत है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम 1 मोल को 1 ग्राम एटम कहते हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पे भी 1 ग्राम एटम पढ़ो, इसका मतलब वो 1 ग्राम एटम नहीं है, उसका मतलब है 1 मोल। क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाले सीधे हाथ से नहीं खाते, इनको घुमा घुमा के खाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो 1 मोल की जगह हम कहेंगे 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल, तो इसको हम मोलार मास कहते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। ये बात याद रखना, सी मैंने इसीलिए बहुत अच्छे से नोट्स बना के आपको दे रहा हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लो, या इसका प्रिंट निकाल लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको बार खिचड़ी ना पके, लिखने में आपको नोट्स की तकलीफ ना हो। तो इसलिए मैं पहले से लिख के लाया हूँ, अगर मैं लिखना स्टार्ट करता तो बड़ी खिचड़ी पक जाती है, ठीक है। तो पहले मैंने शांति से बैठ के सब लिख लिया जो मुझे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाना है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। 1 ग्राम एटम मतलब क्या, नंबर ऑफ, अच्छा हाउ डू यू फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स। हाउ डू यू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मोलार वेट। व्हाट इज वेट गिवन डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स
मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम एटम मतलब 1 मोल, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब जितना भी मोल्स, वेट अपॉन मोलार वेट। एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं 1 ग्राम रेडियम है जिसका मोलार मास 226 है, बताओ इसमें कितने पार्टिकल्स हैं। मैंने 1 ग्राम रेडियम कहा, 1 ग्राम एटम्स ऑफ रेडियम नहीं कहा, 1 ग्राम रेडियम। तो पहले बताओ 1 ग्राम मतलब कितना मोल, तो 1 डिवाइडेड बाय 226 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करना है, तो नंबर ऑफ मोल से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन 226 इंटू एवोगैड्रो नंबर, दैट विल बी 1 अपॉन 226 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आई होप समझ में आया। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक को कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, याद रखना, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे हाफ लाइफ टाइम के ऊपर। व्हाट इज बेसिकली हाफ लाइफ टाइम, आधा होने में कितना टाइम लगता है। अगर मान लीजिए मेरे पास स्टार्टिंग में N0 पार्टिकल्स थे, कुछ देर के बाद वो आधे हो जाते हैं, तो हाफ होने में जो टाइम लगा उसे हम हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में अगर मेरे पास 100 पार्टिकल्स थे, 100 के 50 हो गए तो वो आधे हो गए, तो हम कहेंगे फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम है। 50 का जब 25 हो जाएगा तब हम कहेंगे देखो सेकंड हाफ लाइफ टाइम है। 25 का जब 12.5 हो जाएगा तब हम कहेंगे देखो थर्ड हाफ लाइफ टाइम है। अब एक सवाल बताता हूँ, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्या हाफ लाइफ टाइम जो होगी वो अलग अलग होगी, पहली बार आधा होने में जितना टाइम लगेगा क्या दूसरी बार आधा होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। हाँ, क्यों, अरे सर 100 का 50 हुआ है, 50 पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हुए होंगे, 50 का 25 हुआ है तो सर 25 पार्टिकल डिसइंटीग्रेट, तो ऐसे कैसे सेम टाइम लगेगा। भैया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फर्क नहीं पड़ता कितने पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ टाइम, जो टाइम लगेगा आधा होने में वो सेम रहेगा। फिर वो भले ही 100 का 50 हो रहा हो या 1000 का 500 हो रहा हो या 25 का 12.5 हो रहा हो, हाफ लाइफ टाइम इज कांस्टेंट। कैसे पता चला, फॉर्मूला देखो हमारे पास ये रेट का, ये डी के कांस्टेंट का फॉर्मूला है, K 2.303 अपॉन टाइम log टू द बेस 10 N0 बाय NT। आधा होने का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल जितना था अब उसका आधा हो गया, यानी N0 अगर रहेगा तो NT कितना हो जाएगा, NT होना चाहिए N0 बाय 2। तो टाइम क्या को हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। सब्स्टिट्यूट करो, K को वहीं रखो, 2.303 को वहीं रखो, T की जगह T हाफ रख दो, T की जगह T हाफ रख दो, log टू द बेस 10 रखा, N0 रखा, लेकिन NT कितना हो गया, आधा, हाफ, N0 का हाफ, N0 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, log टू द बेस 10 2 बचेगा। 2.303 इंटू log टू द बेस 10 2 का वैल्यू होता है 0.3010 डिवाइडेड बाय T हाफ, ये फॉर्मूला बन गया। अब आप T हाफ को यहाँ लेके जाओ या K को यहाँ लेके आओ, क्या ही फर्क पड़ता है। इस पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व नहीं है। नाउ सिंस वहां पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। 25 का 50 हो रहा है, 50 का 25 हो रहा है कि 2000 का 1000 हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, सेम टाइम लगेगा अगर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया। 2.303 को अगर 0.3, मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लिया है, तो कुछ नया नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ मैथमेटिक फॉर्मूले के साथ खेल रहा हूँ। आप मुझे पॉज कर सकते हो या मेरी स्पीड स्लो कर सकते हो, यूट्यूब पे भी ये ऑप्शन है और ऐप में भी ये ऑप्शन है स्पीड स्लो करने का, ठीक है, सेम चीज है, तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता आपका, जहां कॉन्सेप्ट आएगा वहां मैं स्लो हो जाऊंगा। 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करो, 0.693 आएगा। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स हेल्प करने में हेल्प करेगा, प्लीज लिख लेना। एक और बड़ी बात आपको बताता हूँ, एक और फॉर्मूला, ये तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा, T हाफ विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय K, या K विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ। मान लीजिए N0 इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, कुछ टाइम के बाद वो आधे हो गए, मतलब कितने हो गए, N0 बाय 2। तो पहली बार जब वो आधा होगा तो कितने पार्टिकल्स बचेंगे, N0 बाय 2 बचेंगे, जब पहली बार आधा होगा। अच्छा, दूसरी बार भी आधा हो गया तो कितने पार्टिकल बचेंगे, N0 का जो हाफ था उसका भी हाफ हो जाएगा, यानी जो N0 बाय 2 था इसका भी हाफ हो जाएगा। तो भाई एक काम करता हूँ ना, मैं 2 into 2 कर देता हूँ, जब दूसरी बार हाफ लाइफ होगा, तीसरी बार हाफ लाइफ होगा तो 2 into 2 into 2, और अगर n टाइम्स हाफ 5 बार आधा हुआ तो आप कैसे लिखोगे, N0 डिवाइडेड बाय 2⁵, 5 बार आधा हो गया तो N0 को 5 बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो लिखने से अच्छा एक काम करो ना, रेस टू n लिख दो। तो यहाँ पर n का मतलब क्या हो जाएगा, n का मतलब होगा नंबर ऑफ टाइम्स हाफ लाइफ ऑकर्ड, कितनी बार वो आधा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कोई चीज 5 बार आधी हुई है तो ओरिजिनल कितनी थी, 100,
5 बार आधी हुई तो 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 आएगा। अगर मैं कहता हूँ कोई चीज 8 बार आधी हो गई है, हाफ 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 8 बार होती गई है, तो जितना भी ओरिजिनल था उसको 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा अब कितना बचा है। तो अगर मुझे ये पता करना हो कि कितने पार्टिकल रह गए तो n0 को कितनी बार आधा हुआ 2n कर लोगे। अब इस फॉर्मूले को देखो, अगर एक बार आधा हुआ तो n0/2, 2 बार आधा हुआ तो n0/2 इंटू 2, और अगर 3 बार n टाइम्स आधा हुआ तो अब हमको नहीं पता कितनी बार आधा हुआ है, n0/2n। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं एक चीज है जो 100 है मेरे पास, एक इनिशियल है, ये ना 20 सेकंड के बाद आधी हो जाती है, यानी 20 सेकंड के बाद 50 हो जाती है, 500 हो जाती है। तो मुझे बताओ 125 होने में कितना वक्त लगेगा? 1000 से 125 होने में कितना वक्त लगेगा? अगर आधा होने में 20 सेकंड लग रही है, कैसे सॉल्व करोगे? देखो सर, सबसे पहले तो मुझे बताओ 100 से 125 हुआ मतलब कितनी बार आधा हुआ? तो देखो ना, सॉरी 1000 से 125 हुआ तो 1000 का 500 हुआ होगा, 500 का 250 हुआ होगा, 250 का 125 हुआ होगा। सर 1 2 3 बार आधा हुआ। एक बार आधे होने में कितना टाइम लगा? 20 सेकंड। तो 3 बार आधे होने में कितना लगा होगा? 3 इंटू 20, 60 सेकंड। तो मतलब फॉर्मूला क्या बना? कितना टाइम लगेगा किसी चीज को कहां से कहां पहुंचने में विल बी इक्वल टू कितना टाइम उसको आधा होने में लगता है मल्टीप्लाइड बाय कितनी बार वो वहां तक पहुंचने के लिए उसको आधा होना पड़ा, हाफ 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 कितनी बार होना पड़ा। मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितनी बार वो आधा होता है, यानी टी हाफ इंटू एन नंबर ऑफ टाइम्स वो आधा हुआ, मेरे को टोटल टाइम पता चल जाएगा। अब एन कैसे पता करेंगे? बड़ा सिंपल सा है, देखो या तो डायरेक्टली देखो, यहाँ तो मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ कि 3 बार आधा हुआ तो 20 इंटू 3, यहाँ पे 20 इंटू 3 कर दूंगा, आंसर मिल जाएगा। पर बहुत बार न्यूमेरिकल कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जहां आप डायरेक्टली पता नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कल को कह दूं तुमसे 1000 से 50 होने में बताओ कितना टाइम लगा, तो 1000 से 50, तो सर देखो इतना तो मुझे पता है, 250 का आधा मतलब कितना हो जाएगा? 125। 125 का भी आधा कर लो आप, देखो 125 डिवाइडेड बाई 2 तो 62.5 हो जाएगा। 62.5 का आधा करो तो 62.5 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 31.25 हो जाएगा। तो हमको 50 होने में कितना टाइम लगा ये पूछा गया है ना, 50 होने में। तो देखो ये एक होल नंबर में नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स जो हाफ हुआ है वो 1 2 3 4 5 6 में नहीं आ रहा है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, तो 4 और 5 के बीच में आएगा n का वैल्यू। हाँ, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में हम n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको समझ में आया 4 और 5 का मतलब मैंने क्या कहा? अगर मैं कहता 5 बार आधा हुआ तो 1000 से 31.25 हो जाता, 4 बार आधा हुआ तो 1000 का 62.5 हो जाता, 3 बार आधा हुआ तो 1000 का 125 हो जाता। अरे लेकिन 50 हुआ बोल रहा हूं मैं, तो 50 हुआ मतलब कितनी बार आधा हुआ? 5 बार या 4 बार? तो 4 और 5 के बीच में है सर। कैसे पता करोगे? देखो फॉर्मूला रीयूज करते हैं, nt विल बी n0/2n। कितना है? 50 हुआ। ओरिजिनल कितना था? 1000 था, 2n करो, पता चल जाएगा कितनी बार आधा हुआ। इस केस में जो n का वैल्यू आएगा वो होल नंबर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि वो होल नंबर के बीच का नंबर है, वो जो फिक्स डिजिट्स हैं उनके बीच का नंबर है। तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, क्या करोगे आप? nt विल बी n0/2n, दोनों तरफ ये 2n को इधर ले लो, n0/nt बचेगा, स्वाइप कर दो, उसके बाद लॉग लगा दो, log टू द बेस 10 2n, n जो होगा नीचे आ जाएगा, n यहाँ पर आ गया, log टू द बेस 10 2 बचेगा, इसको माइनस कर दो, log ऑफ n0 माइनस log ऑफ nt, ये log टू द बेस 10 2, देखो n अलग कर दिया हमने। अब यहाँ से n पता कर सकते हैं, n को यहीं रखो और इसको नीचे ले लो, तो log टू द बेस 10 n0 माइनस log टू द बेस 10 nt डिवाइडेड बाय log टू द बेस 10 2 का आंसर कितना होता है? 0.3010, जो मैंने यहाँ डाल दिया। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। एक और बात याद रखना, जब कोई चीज आधी की आधी की आधी की आधी की आधी होते जाती है उसको एक्सपोनेंशियल डीके कहते हैं, और जब कोई चीज जितनी है उसकी डबल, जितनी है उसकी डबल, जितनी है उसकी डबल होती है उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। IIT जैम, BHU, DU, CSIR, नेट, गेट, टीफर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लेना, इवन IIT जेई ले लेना, नीट ले लेना,
एक्सपोनेंशियल डीके और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके तुरंत बाद जो मैं वीडियो डालने वाला हूं वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डीके का एक वीडियो होगा जो मैंने बहुत पहले बना के रखा हुआ था। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उस वीडियो को पक्का देखना। वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से डील नहीं करेगा, थोड़ा हटके है, बट एक्सपोनेंशियल डीके और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा और ये वाला फॉर्मूला ही हम वहां पर यूज करेंगे। एक और फॉर्मूला आएगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए आएगा, ये डीके के लिए है। कम का कम का कम का कम होते जा रहा है, वो ज्यादा का ज्यादा का ज्यादा का ज्यादा का ज्यादा होते जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला होगा। क्लियर है? आई होप हाफ लाइफ टाइम समझ में आया। अगला हमारा क्वेश्चन होता है एक्टिविटी। सी एक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब माइनस dn by dt एंड व्हाट इज डिफरेंशियल रेट लॉ? माइनस dn by dt विल बी इक्वल टू k इंटू nt। व्हाट इज k? थोड़ी देर पहले हमने निकाला 0.693 अपॉन t हाफ इंटू nt। तो इस इक्वेशन का भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको कहीं क्वेश्चन में एक्टिविटी पूछी जाती है। जरूरी नहीं है हमेशा आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ को ही यूज करोगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ सिर्फ तब यूज करोगे जब क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया होगा इतना था इतना रह गया, मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, सिर्फ उस समय कितना है वो बताया है, तो आप एक्टिविटी या रेट को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। इस चीज को याद रखना। ये दोनों फॉर्मूले जो यहाँ पे देखो मैंने एक साथ पूरा लिख दिया है, इसको नोट डाउन करके रख लिया। स्पेसिफिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है? 1 ग्राम में से कितना डिसइंटीग्रेट हुआ। सिर्फ एक्टिविटी का मतलब होता है ओवरऑल कितना गया, और स्पेसिफिक एक्टिविटी मतलब ओवरऑल में से भी 1 ग्राम में से कितना डिसइंटीग्रेट हुआ 1 सेकंड में। स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन कभी आते नहीं है, कभी पूछे नहीं गए, तो मैं इसको फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ। नेट गेट कहीं नहीं आते हैं इसके ऊपर, ज्यादातर एक्टिविटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप क्लियर है। अगला हमारा टॉपिक होता है जिसको कहा जाता है एवरेज लाइफ। व्हाट इज एवरेज लाइफ? देखो अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 50 मॉलिक्यूल्स हैं और 50 मॉलिक्यूल्स में से हर सेकंड में 10 मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, 10 पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो 1 सेकंड में 10 जाएंगे, दूसरे सेकंड में और 10 जाएंगे, तीसरे सेकंड में और 10, 5 सेकंड में 50 के 50 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जो भी वहां पार्टिकल है सब डरे हुए होंगे, पता नहीं किसका नंबर आएगा। पहली सेकंड में किसका नंबर आएगा, दूसरी सेकंड में किसका नंबर आएगा, तीसरी सेकंड में किसका नंबर आएगा। हर सेकंड किसी ना किसी को तो डिसइंटीग्रेट होना है। तो एवरेज लाइफ का मतलब होता है कि कोई मॉलिक्यूल कितनी देर तक वहां पर बिना डिसइंटीग्रेट किए रह सकता है। अगर एवरेज लाइफ बहुत ज्यादा है मतलब डिसइंटीग्रेशन बड़ा स्लो हो रहा है। अगर एवरेज लाइफ बहुत कम है मतलब डिसइंटीग्रेशन फटाफट हो रहा है, मेरे जिंदे रहने के चांस बहुत कम है, बहुत जल्दी मैं डिसइंटीग्रेट हो जाऊंगा। एम आई राइट? जैसे अभी क्लासरूम में टीचर पीटना शुरू करती है और आप कहीं दूर बैठे हो, तो आप हिसाब लगा लेते हो कि मेरे तक आने में कितना टाइम लगेगा। वो आपका एवरेज लाइफ है। अब अगर मान लो टीचर फटाफट पीट के आ रहा है तो आपके बचने के चांस कम है। अगर टीचर स्लो आ रहा है तो काफी देर तक रिलैक्स हो सकते हो, आपके बचने के चांस है, काफी देर तक आप स्टेबल रहोगे। तो डोंट यू फील एवरेज लाइफ कहीं ना कहीं रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी। अगर रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा है मतलब जल्दी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो जिंदा रहने के चांस कम है। तो डोंट यू फील टाउ विल बी इक्वल टू 1/k। व्हाट इज 1/k? 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ को ऊपर ले लो, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको काम आएंगे, ये याद रखना। अब 1/0.693 को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1.44 इंटू टी हाफ आ जाएगा। तो या तो टी हाफ के टर्म्स में आएगा या तो रेट कांस्टेंट के टर्म्स में। अगर रेट कांस्टेंट या टी हाफ कोई भी एक दिया होगा आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि आपको दोनों का फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब डिस्कस करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को, जिसको कहते हैं यूनिट्स। मैं बड़ा फास्ट जा रहा हूँ मुझे पता है, पर ये सारे टॉपिक बड़े इजी, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। इसमें कोई बहुत हार्ड कोर लॉजिक नहीं लगा हुआ है कि जो मुझे आपको समझाना है, आपको नोट डाउन करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है, लिख के एक बार प्रैक्टिस करनी है। भाई सिर्फ देखते मत रहना, ठीक है? ओ वाह क्या पढ़ा रहे हैं यार, वाह वाह, अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, अच्छा ये ऊपर गया, कभी याद नहीं होगा। रद्दी के पेपर अपने पास रखा करो। देखो मैंने रद्दी के पेपर रखे हुए हैं अपने पास, ये बैंक विंग के पता नहीं कौन से स्टेटमेंट है, फाड़ के मैंने बना लिए हैं। इन पे बैठे मैं स्क्रिबल करता रहता हूँ। तो स्क्रिबल करोगे तो याद रहेगा, स्क्रिबल नहीं करोगे, लिखोगे नहीं तो कोई चीज याद नहीं रहने। आते हैं यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में कितने पार्टिकल्स फट गए, न्यूक्लियस अल्फा बीटा गामा एमिट करके नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे डीपीएस। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है, ये डीपीएस है, ठीक है? अब अगर मैं कहता हूं 1 सेकंड में 1 डिसइंटीग्रेशन हुआ, 1 बैक्वेरल। व्हाट इज 1 बैक्वेरल? 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। 1 सेकंड में 1 न्यूक्लियस फटा, बड़ा स्लो है, हम कहेंगे 1 बैक्वेरल। तो 1 बैक्वेरल इज द वेरी स्मॉल यूनिट, बड़ा छोटा यूनिट है, तो बड़ा स्लो डिसइंटीग्रेशन होता है। थोड़ा बड़ा यूनिट, 1 सेकंड में 10 लाख न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर गए। 1 सेकंड में 1 मिलियन मतलब 10 लाख का मतलब होगा 10 to the power 6।
तो एक सेकंड में अगर 10 लाख न्यूक्लियस ने अल्फा बीटा गामा या कुछ भी एमिट करके वो नए पार्टिकल में न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए, हम कहेंगे 1 रदरफोर्ड का एक्टिविटी है। तो व्हाट इज 1 रदरफोर्ड? 10 to the power 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, दैट इज 1 मिलियन पर सेकंड, दैट इज 10 लाख पर सेकंड। अगला आता है क्यूरी। ये तीनों साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में काफी कंट्रीब्यूट किया है, तो उन्हीं के नाम पे ये पूरा यूनिट्स बनाए हुए। आई होप यू नो क्यूरी फैमिली तो पूरी की पूरी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में थी। उनका जो डेथ भी हुआ था उसके पीछे के कारण न्यूक्लियर रेडिएशन ही बताए जा रहे थे। रदरफोर्ड ने काफी कंट्रीब्यूट किया है, हेनरी बेक्वेरेल ने काफी कंट्रीब्यूट, इज द पर्सन जिन्होंने एक तरीके से कह सकते हो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। हेनरी बेक्वेरेल, एंटोनी बेक्वेरेल या हेनरी बेक्वेरेल इनका कुछ नाम है, ठीक है। तो 1 क्यूरी क्या होता है? 1 क्यूरी को CU मत लिखना, ये गलती करते हैं बहुत बच्चे, CI आता है। 1 क्यूरी का मतलब क्या होता है? 3.7 into 10 to the power 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बहुत ज्यादा हो गया, 10 to the power 10 बहुत बड़ा नंबर हो गया ये, ठीक है। इतने डिसइंटीग्रेशन अगर एक सेकंड में होंगे, हम कहेंगे भैया बहुत हाई रेडियो एक्टिविटी है। क्यूरी का है 1 क्यूरी। अगर 10 to the power 10 की जगह अगर 10 to the power 7 होता तो हम कहते हैं मिली क्यूरी है, मिली क्यूरी। और अगर 10 to the power 10 की जगह 10 to the power 4 होता तो हम कहते हैं माइक्रो क्यूरी है। तो 10 to the power 10 इज 1 क्यूरी, माइक्रो आएगा तो 7 यानी 3 कम हो गया, और अगर मिली आएगा तो, और माइक्रो आएगा तो 4 6 कम होगा, क्योंकि माइक्रो का मतलब 10 to the power 6 होता है, उतना कम हो गया। आई होप लॉजिक समझ में। तो प्लीज जितनी भी चीजें अब मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप इन सब चीजों को नोट डाउन करोगे, अपने प्रॉपर नोट्स बनाओगे, और आपको डेरिवेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन फॉर्मूला, डोंट गेट इनटू दिस डेरिवेटिव पार्ट। मेन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, यहाँ पर ये फॉर्मूला, यहाँ पर ये फॉर्मूला। डेरिवेशंस आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ किया था हमने, ऐसा कुछ हमने कुछ डिराइव करके ये फॉर्मूला निकाला था। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा तो समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, कहाँ से आया है। तो ये वीडियो में अब हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं जहां न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ताकि ये पढ़ा हुआ सब कुछ आपके दिमाग में फिट बैठे। 6 न्यूमेरिकल्स हैं मेरे पास, देयर आर 6 न्यूमेरिकल्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही निकाले हुए न्यूमेरिकल्स हैं। मैं लिखता नहीं हूँ, प्रीवियस ईयर के हैं, आप चुपचाप सॉल्व कर लो उनको, प्रीवियस ईयर के ही होंगे, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।